फजीलत कह रही थी कि तुम्हारे जहेज का जो डिनर सेट और टी सेट है ना, वो तुम इसे दे दो ताकि ये अपने जहेज में रख ले। यार रोटियां क्यों कम पड़ गई? सालन इतना अच्छा है कि मैं तो जरूरत से ज्यादा खा गया, इस वजह से रोटी कम पड़ गई। वो खाना अच्छा बनाने लगी आप। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे कह नहीं पा रहे? हम ये चाह रही थी जो जेवर तुम्हें शादी पे पहनाया था वो फजीलत को दे दे। नाम सोचा? किसका? आने वाले मेहमान का। कितनी हैरानी की बात है कि मैंने वाकई आने वाले मेहमान के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। सब्र और तहम्मुल से कुछ नहीं बदलता आपा। लोगों की फरमाइशें पूरी कर देने से वक्त बदलता है, वो भी सिर्फ वक्ती तौर पर। क्या मतलब? उन्होंने मुझसे मेरा पूरा जेवर ले लिया, फजीलत को दे रहे हैं उसकी शादी पर। खाला है ना, वो चाहती है अपने बेटे का रिश्ता मनूर के साथ कर दे। अम्मी से इस सिलसिले में 2-4 दफा बात की है, इसलिए अम्मी ने कहा अगली दफा लाहौर जाओगे तो जरूर शिवा के माँ बाप से बात करें। अम्मी अब्बा जहन्नम में रिश्ता नहीं करेंगे मानो। क्यों? क्यों का जवाब तो आप ही जानते। माँ बाप दलदल में सिर्फ एक औलाद को फेंकते हैं, दूसरी को नहीं। तुम्हें मेरा घर दलदल लगता है? आपका घर नहीं, हमारा रिश्ता। इतना अच्छा रिश्ता और इतना अच्छा लड़का, पता नहीं तुम्हारे अम्मी अब्बा को क्या एतराज है। शायद वो दूसरे शहर में शादी नहीं करना चाहता है। शहवार की भी तो शादी की है ना दूसरे शहर में। जब एक बेटी की कर दी है तो दूसरी बेटी की करने में क्या हर्ज है? शायद इसी वजह से एक बेटी की कर दी दूसरे शहर में तो दूसरी की नहीं करना चाहते। बस आप छोड़े ना, ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं। आप खाला से बात करें। हाँ हाँ मैं बता दूंगी। और मैं क्यों दबाव डालूंगी? मुझे क्या मिलना है इस रिश्ते में? मैं तो बस ये चाहती थी कि अच्छा रिश्ता है, हो जाए। बार बार लड़कियों के अच्छे रिश्ते कहाँ आते हैं? और ऐसी लड़कियां फिर घरों में ही बैठी रह जाती हैं जिनके माँ बाप इतने मीन मेख निकालते हैं रिश्तों में। अच्छा चले, छोड़े ना, उनकी मर्जी। अरे आप क्यों पैकिंग कर रहे हैं? मैं भी आ रही थी। मैंने सोचा तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं मिल लिया, मैं खुद ही कर लेता हूँ। आप बैठे, मैं करती हूँ। कभी कभार मुझे एहसास जुर्म होता है। किस बात पे एहसास है जुर्म? अच्छी भली तुम खुश थी अपने घर में, खाम खत्म यहाँ ले आया। अचानक आपको ख्याल कैसे है? कई बार आया है। तुम मेरे साथ खुश नहीं हो ना? अब ये सोचने का क्या फायदा कि मैं आपके साथ खुश हूं या नहीं। मैं तौले लाना भूल गई, अभी ला। मेरा और मंसूर का रिश्ता भी अजीब है। सामने हो तो शिकायतों के अलावा मुझे उससे कुछ कहने का ख्याल नहीं आता, और चला जाए तो पता नहीं क्या क्या याद आने लगता है मुझे उसे बताने के लिए।
दरारें बढ़ती हैं, भरती हैं, फिर मिटती हैं, फिर भरने लगती हैं। अब्बा सही कहते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता वाकई आसमानों पर बनता है। इसीलिए ज़मीन पर उसे तोड़ना और जोड़ना दोनों मुश्किल हो जाता है। मामा का बेबी। दिल नहीं चाह रहा खा रही हैं जो वैसे छोड़ के। मुझे तो छोड़ के चले जाते हैं और अब मुझे भी कोई परवाह नहीं। मेरा बेटा भी मेरे साथ है। ऐसी बातें करोगी तो ले जाऊंगा उसको अपने साथ। मैं लेके जाने दूंगी तब ना। क्या मतलब? मैं बाप हूँ इसका और मैं माँ हूँ इसकी। जिसका आप अपनी माँ के, ये भी सिर्फ अपनी माँ का है ना? अच्छा अच्छा गुस्सा मत दिलाओ। आपको गुस्सा या कुछ भी है, अब मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा बेटा जो मेरे साथ है बेबी, और मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। आपने रखी नहीं। अरे फजीलत, तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसर भाई कहाँ है? वो नहीं आए, मैं अकेली आई हूँ। घर में सब ठीक तो है ना? अच्छा बात, जाओ एक कप फजीलत के लिए चाय बना कर लाओ। जी अम्मी। पूछना था कि आज खाने में क्या बना? पहले चाय ले आओ, फिर खाने का भी बताती हूँ। अब इससे ना बताने बैठ जाना, भाभी भाभी होती है। मम्मी मैं कौन सा किस्से सुनाने बैठ गई हूँ? इसीलिए तो तुम्हें मना कर रही हूँ। भाभी ऐसी बातों पर खुश होती है। हफ्सा अम्मी से पूछो खाना लगा लो। अम्मी तो गई हैं फजीलत बाजी के साथ कहीं पर। कहाँ गई है? मुझे तो नहीं बताया। मैं ख्याल है फजीलत बाजी को दम वगैरह करवाने गई हैं। दम? लेकिन किस लिए? वो फजीलत बाजी का झगड़ा हो गया कोई ससुराल में, अम्मी परेशान है उस वजह से। सफिया, फजीलत तो ठीक ठाक है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है। रहने के लिए नहीं आई? मिलने के लिए आई थी, रहने के लिए तो नहीं आई। लो, शादी को 1 महीना हो गया, रहने के लिए क्यों नहीं आई? अब कहाँ ससुराल वाले इजाजत देते हैं मैके में जा जाकर लड़की को रहने की। हर कोई हम जैसा थोड़ी होता है, बहू को खुली छूट दे दी हो, जब चाहे मैके चली जाए। इतने बड़े दिल कहाँ होते हैं लोगों के। ये तो ठीक कह रही है तू। बस रोक टोक बहुत करते हैं, लोगों के दिल में तो खौफे खुदा ही नहीं रहा। शादी हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि लड़की अपने माँ बाप को छोड़ ही दे। तो और क्या, लेकिन तुम तो उनकी बड़ी तारीफ कर रही थी, ये रोक टोक क्यों शुरू कर दी उन्होंने? बस क्या बताऊं, लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं रास्ता। पहले तो अच्छे भले थे, शादी के बाद ही उन्होंने परपुर्जे निकाल लिए। हाय हाय, इतनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची और ये मसला हो गया उसके साथ। बस दुआ करो अल्लाह सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। हाय हाय। हाँ सफिया, तुम उस औरत से बात करो ना जिसने ये रिश्ता करवाया। करूंगी बात उससे, बल्कि मैं तो फजीलत की सास से बात करने वाली हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। हाँ ये ठीक है, उसकी सास से बात करना, ये मामला अभी से सुधर जाए ना तो बेहतर है। वो लोग तो अभी से रोक डाल रहे हैं, इस तरह तो तुम्हारी बेटी सारी उम्र उनकी जूतियां सीधी करती रहेगी। शायद ससुराल का सुख किसी भी लड़की के नसीब में नहीं होता। सारा कुछ कितना भी अच्छा क्यों ना नजर आता, चीजें जरूर बदलती हैं शादी के बाद। आप सही कहते हैं अब्बा, आपकी बातें मुझे बड़ी देर बाद समझ में आती हैं। मुझे खुश नहीं होना चाहिए कि फजीलत के साथ इस तरह हुआ, और शायद अब मेरी सास को एहसास हो कि वो मेरे साथ कितनी ज्यादती करती रही है। लेकिन अब्बा पता नहीं क्यों
जो तकलीफ मुझे होती है मैं उस तकलीफ में किसी को भी नहीं देखना चाहती, चाहे वो मेरी नंद ही क्यों ना हो। आप सही कहते हैं अब्बा, शादी कोई फेरी टेल नहीं होती, और अगर होती भी है तो ये वो फेरी टेल है जिसमें एक जिन जरूर होता है और उस जिन के साथ जंग करनी पड़ती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये तरीका नहीं है हमारे घर की बहुओं का जो आपकी बेटी ने अपनाया हुआ। हमारे घर से जब भी बहुएं बाहर जाती हैं पूछ के इजाजत लेके जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि बैग उठाया, पैक किया और चल दिए। अभी बच्ची है बहन जी, उसे पता नहीं है इसलिए पूछे बगैर आ गई। खैर अब इतनी भी बच्ची नहीं है भाई साहब, शादी हो गई है उसकी, और जब बेटियां ब्याहते हैं ना तो उन्हें समझा बुझा के हदायत दे के भेजते हैं, और आपने और आपकी बेगम ने तो कुछ भी नहीं समझाया। सारी नसीहतें बेटियों को ही करनी चाहिए, कुछ तो सासों को भी समझ होनी चाहिए। क्या मतलब है आपका? आपने भी तो मेरी बेटी को नौकर समझ लिया, जाते ही घर के कामों पर लगा दिया उसे। क्यों, क्या आपने अपनी बहू को काम पे नहीं लगाया? तख्त पर बिठाया हुआ है आपने। आंटी आप चाय पीजिए। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है घर में। चाय दो बेटा। बहन जी ये बातें तो होती रहेगी, आप मेहरबानी से चाय पी लीजिए। आंटी आप चाय पीजिए, फिर आराम से बात करते हैं। आंटी लीजिए ना। जान आजाद करती है मेरी। जब से ब्याह कर दी नौकर समझ लिया सबने मुझे। जितने भी नौकर थे सबको काम से निकाल दिया और सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी, यहाँ तक कि ससुर की भी। और कैसे? वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं, अपनी माँ के अलावा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन फिर भी फजीलत तुम इस तरह सामान पैक करके नहीं आना चाहिए। तुम जानते तुम्हारी सास ने यहाँ पे आके क्या क्या बात उठाई। बहुत नाजुक मामले होते हैं, उन्हें बातें बनाने की आदत है भाभी। अब देखो सब बहू के बारे में बातें करती रहती, सामने से कोई बोलता नहीं है तो शेर बन जाती है। ऐसे नहीं करते फजीलत, बड़ी है तो बड़ी बन के रहना भाभी। आप नहीं जानती कैसे कैसे ताने देती हैं। मैंने तो उन्हें नहीं कहा था कि हमारे घर आए रिश्ता लेकर। जब देखो यही सुनाती रहती हैं कि छोटे घर से दुल्हन नहीं लानी चाहिए। इतना ही छोटा लगता है हमारा घर तो पहले ही ना आती रिश्ता लेके। अच्छा खाने से क्या नाराजगी, कम से कम खाना तो खा लो। नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, अजीब सी परेशानी लगी। तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। आप कैसे समझ सकती हैं भाभी? आपको ऐसे हालात से गुजरना पड़े तब पता चले। यही तो सारा मसला है कि कोई ये समझने के लिए तैयार ही नहीं होता कि वो गलत है। मंसूर को खत लिखा करो, बड़ा परेशान होगा वो आजकल फजीलत की वजह से। तुम हौसला दोगी तो बेहतर महसूस करेगा। वैसे भी मियां बीवी के दरमियान इतनी लंबी खामोशी नहीं आनी चाहिए। बातचीत का सिलसिला चलता रहना चाहिए, बातचीत से बहुत सी चीजें ठीक हो जाती हैं। अब्बा मैंने सारी उम्र मंसूर को खत नहीं लिखा, अब कैसे लिखूं? और खत में लिखूं क्या? मेरे और उनके दरमियान एक दूसरे को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं जानती हूँ अब्बा वो परेशान होंगे, लेकिन वो फौजी हैं। इन छोटी मोटी परेशानियों से उन्हें कुछ नहीं होता। तुम खत लिखना शुरू करोगी तो बहुत सी बातें याद आ जाएंगी मंसूर को बताने के लिए। औरत का सबसे बड़ा मसला ये होता है बेटा कि वो मर्द को जरूरत से ज्यादा बहादुर समझती है, उस वक्त भी जब वो रेत की दीवार की तरह ढह रहा होता है। बेटा मर्द हो या औरत, कोई भी जिंदगी के हर लम्हे में बहादुर नहीं रह सकता। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें कमजोर करती हैं, और कमजोर लम्हों में तसल्ली के दो लफ्ज बोलने वाला दिल के बहुत करीब हो जाता है। तुम मंसूर को लिखा करो, उसे बताया करो घर के बारे में, अपने बारे में, मतीन के बारे में, और ये भी बताया करो कि तुम्हारे लिए उसकी बहुत अहमियत है।
मेरी बेटी छुप कर नहीं जाएगी उस घर में। अगर उन्हें चाह होगी तो खुद ले जाएंगे फजीलत को। कई हफ्ते गुजर गए हैं, कोई उसे लेने के लिए नहीं आया। चाह के इंतजार में बिठाई रखोगी बेटी को तो बेटी बैठी रहेगी। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है और ना ही मेरी तरह मजबूर कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं और वो ससुराल में एड़ियां रगड़ती रहे। इज्जत से रखेंगे तो जाएगी, वरना ठीक है बैठी रहे वो मैके में। सफिया तुम समझ नहीं रही हो, लोग तरह तरह के सवालात कर रहे हैं। हर कोई मुझसे पूछता है कि फजीलत क्यों घर में बैठी हुई है, मगर तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। मुझे परवाह नहीं है, मैं माँ हूं उसकी, मुझसे ज्यादा किसे परवाह होगी। तो तुम समझाओ बेटी को। नहीं, मैं नहीं समझाऊंगी। और मंसूर ने भी कह दिया है कि जिस घर में उसकी बहन की इज्जत नहीं है वहां वो नहीं भेजेगा उसे। और मंसूर के अब्बा, आपसे तो मेरा बेटा ही अच्छा है, जिसे कम से कम अपनी बहन की परवाह तो है। और एक आप है कि बेटी को जलील करवाने पर तुले हैं। फजीलत बस कर दो, कब तक रोती रहोगी? मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं मर ही जाऊं। जब से शादी हुई अजीब मुश्किल में फंस गई। अच्छी भली जिंदगी गुजरी थी यहाँ पर। ऐसा मत कहो, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। कुछ भी ठीक नहीं होगा भाभी। इतने हफ्ते गुजर के मैं यहाँ पे आके बैठी, कैसर ने कोई फोन नहीं किया, ना ही कोई पैगाम भिजवाया। मैं यहीं बैठी रह जाऊंगी, उसके नजदीक मेरी कोई अहमियत नहीं। फजीलत तुम्हें इज्जत छोड़ दो, तुम घर पे चली जाओ। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, मैं कैसे जा सकती हूँ? अगर एक बार चली गई तो रही सही इज्जत भी बाकी नहीं रहेगी। फजीलत, इसमें इज्जत की बात कहाँ से आ जाती है? वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा घर है। वो शौहर जिसे मेरी कोई परवाह नहीं। परवाह आहिस्ता आहिस्ता होती है फजीलत, मिनटों और दिनों में नहीं होती। परवाह में महीने और साल लग जाते। मैं उसे नहीं जाऊंगी, वो आए ना मुझे लेकर जाए यहाँ से। उसका क्या जाएगा अगर वो थोड़ा सा झुक जाएगा? फजीलत, अगर मर्द ना झुकता हो तो औरत को झुकना चाहिए ना, औरत का घर टूट जाता है। अगर वो तुम्हें लेने ना है तो तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी, खुद सोचो। जो भी हो रहा है आपकी नंद के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बुरी बात है माधव, ऐसे नहीं कहते, बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं। तो ये बात उनको भी सोचनी चाहिए ना, क्या हाशिर बना के रखे हमारी बहन का। लेकिन माधव, इसमें फजीलत का तो कोई कसूर नहीं है। भाई अल्लाह करे इस मसले का जल्दी कोई हल निकल आए, वरना अगर फजीलत घर आके बैठ गई ना, पहले से भी ज्यादा मुसीबत होगी शहबाज के लिए। मंसूर का कोई घर वर लेने का इरादा है या अभी भी नहीं? पता नहीं अम्मी, लेकिन मुझे उनका कोई इरादा नजर नहीं आता। तुमने कहा तो था ना उससे। हाँ, लेकिन अब नहीं कहती हूँ तो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। और वैसे भी अब मुझे कोई फर्क नहीं करता कि मुझे साथ लेकर जाते हैं नहीं लेकर जाते हैं। तो क्या सारी जिंदगी इसी तरह ससुराल वालों की खिदमत करते गुजार दोगी? किस्मत है अम्मी, अगर किस्मत में यही लिखा है तो क्या कर सकता है। और वैसे भी अगर मेरे शौहर को इस बात का एहसास नहीं तो मैं उन्हें एहसास कैसे दिला सकती हूँ? उसको कहती रहा करो बार बार, कभी ना कभी तो बात मानेगा तुम्हारी। पता नहीं बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन सच्ची में अब मंसूर के साथ रहने की ख्वाहिश भी नहीं है। मंसूर के साथ रहूं वहां रहूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जो शादी नाम की फैंटेसी थी, शादी, शौहर, मोहब्बत, सब कुछ खत्म हो गया। इस दफा मंसूर आएगा ना, मैं खुद उससे बात करूंगी। अरे नहीं अम्मी, आप मंसूर से कुछ मत कहिएगा। अच्छा खैर आप बताएं, मानूर के रिश्ते का क्या हुआ? भाई तुम्हारे रिश्ते से हमने बड़े सबक सीखे। इस दफा सिर्फ लड़का नहीं देखा, उसका घर बार, खानदान, रहन सहन पूरी तसल्ली की है हमने अपनी। शहबाज तुम वहां जाओगी ना, तुम्हारा दिल बड़ा खुश होगा। बड़े अच्छे खानदानी लोग हैं, बिल्कुल हमारे जैसे। चलिए ये तो बहुत अच्छा हुआ।
कम से कम मानो आपके शहर में तो होगी, और उसका जब दिल चाहेगा आप लोगों से मिलने भी आ जाया करेगी। शहर से बाहर तो ना मैंने मानूर की शादी करनी थी और ना शहर की। तुम्हारी सजा काफी है हमारे लिए। आप में तो स्टाइल में कोई चीज नहीं रहेगी। होश है आपको अपना, ना अपने बालों का, ना कपड़ों का, ना स्किन का, और हाथ अपने देखिए अपने महीन जैसे होते जा रहे हैं। उस घर में स्टाइल की नहीं, खिदमत की जरूरत है। ये सारे स्टाइल सिर्फ अपने माँ बाप के घर में चलते हैं। मैं तो इतनी खिदमत नहीं कर सकती, और वैसे भी अल्लाह का शुक्र है कि अम्मा अब्बा ने आप जैसा घर नहीं ढूंढा मेरा, मैं तो मर ही जाती। वैसे बाजी, आप में बहुत हौसला और सब्र है। कोई हौसला और सब्र नहीं था मुझ में, ये सब लाना पड़ता। जब तुम जाओगे ना ससुराल में, तुम्हें भी ये सब करना पड़ेगा। मेरे ससुराल की फैमिली इतनी लंबी और चौड़ी नहीं है। 2 भाई और 1 बहन ही तो है। भाई और बहन शादीशुदा और अलग रहते हैं। पीछे रहेगी सास ससुर। कुछ भी हो वहाँ, शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। जब बदलेगा ना तब देखी जाएगी। मैं पहले से टेंशन ले लेके नहीं मर सकती। ये अच्छी बात नहीं है अफजा। लड़कियों को हमेशा सोच समझ कर बात करनी चाहिए और अच्छे तरीके से उठना बैठना चाहिए। एक बार बुरी आदतें पड़ जाएं तो सारी जिंदगी साथ चलती हैं। अम्मी मैंने कर क्या दिया है? ऐसे तो बोलती हूँ हमेशा। तुम अपनी भाभी को नहीं देखती कितनी तमीज वाली लड़की है और कैसे नरम लहजे में बात करती है? उस तरह बोला करो बेटा। अब मैं भाभी की तरह तो नहीं हो सकती ना, इतनी पढ़ी लिखी है वो, ऊपर से है भी लाहौर की। बात लाहौर की नहीं है, तरबियत और तरीके की है। अब देखो, उसकी तरबियत अच्छी हुई है ना, तो सब लोग तारीफें करते हैं तुम्हारी भाभी की। तुम्हारी भी आदतें अच्छी होंगी ना, तो सब तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। क्या अम्मी को मुझ में वाकई कोई खूबी नजर आती है? मैं तो समझती थी कि इतने अरसे में अम्मी को मेरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती। डियर मंसूर, अस्सलाम वालेकुम। अब्बा ने क्या मुश्किल काम दे दिया है मुझे, समझ ही नहीं आ रहा मंसूर को लिखूं क्या। और वैसे भी कौन सा खत गौर से पढ़ना है उन्हें, एक नज़र देखकर रत्ती की टोकरी में फेंक देंगे। और अब्बा कहते हैं कि मैं उन्हें लिखूं कि मैं उन्हें याद करती हूँ, और ये और वो। सऊद खाना। भाभी आपका खत आया। अब्बा का खत? मतीन के अब्बा का खत। झूठ ना बोलो, अब मैं नहीं आती तुम्हारी। मेरे घर वालों का क्या हाल है? अम्मी अब्बू की सेहत कैसी है? तुम उन्हें वक्त पर खाना देती हो? सऊद और हफ्सा की पढ़ाई कैसी जा रही है? फजीलत को मेरी तरफ से तसल्ली देना। मतीन कैसा है? उसे मेरा बहुत सा प्यार देना। और यहाँ सब कुछ ठीक है, मैं बड़े आराम और सुकून से हूँ। सारा दिन इतनी मसरूफियत रहती है कि घर और घर वालों के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। अम्मी अब्बू को मेरा सलाम कहना, सऊद और हफ्सा को मेरा प्यार कहना, और मतीन को मेरा बहुत सा प्यार देना। मेरा तो हाल तक नहीं पूछा मंसूर, और अब्बा कहते हैं उनको खत लिखा कर। सफिया, सफिया जी। मैंने कहा वो मंसूर का फोन आया था, मैं अभी बात करके आया हूँ। कह रहा है 10 मिनट बाद दोबारा करेगा। चलो अच्छा हुआ मंसूर का फोन आ गया, मेरा तो अपना दिल चाह रहा था उससे बात करने। वो कह रहा था शहवार से बात करा दूं। मंसूर ने कहा शहवाज से बात करने को? हाँ। अब ये हमसाए के घर जाकर बात करेगी मंसूर से? कोई बात नहीं सफिया, अगर वो कहता है तो करवा दो। हो सकता है उसमें कोई जरूरी बात करनी हो। मैं खुद बात करती हूँ उससे। उसे ये बैठे बैठाए क्या सोची कि कौन सा नया तरीका शुरू करने वाला है।
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अब आने लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम रो रही हो? रो क्यों रही हो शहबाज? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे फोन किया। हैप्पी बर्थडे। आपको याद था? हाँ याद था तो फोन किया ना। मतीन कैसा? मतीन ठीक है, मुझे जल्दी में याद नहीं रहा, वरना उसे भी ले आती। आपकी आवाज वो भी सुन लेता। आप कैसे? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। अब्बा समझ में नहीं आता कि आपको कैसे बताऊं कि मैं कितनी खुश हूँ। आज वो किला जिसकी दीवारें फौलाद की लगती थी, उसकी दीवारों में पहला शगाफ नजर आया है। आप ठीक कहते हैं अब्बा, अगर एक शगाफ पड़ सकता है तो 1000 भी पड़ सकते हैं। दीवारें टूट भी सकती हैं। और अब्बा आप ठीक ही कहते हैं, बड़ा मुश्किल है जिस शख्स के साथ हम शादी के रिश्ते में मुंसलिक हो, उसके साथ नफरत कर सके, बेइतनाई दिखा सके। आज तुम्हें कोई काम नहीं? करके आई हूँ। अम्मी अब्बू का काम? वो भी करके आई हूँ। फजीलत का कोई काम? कोई काम नहीं उसका। सऊद हफ्जा का कोई काम? उनका भी कोई काम नहीं। मतीन का कोई काम? वो अम्मी अब्बू के पास है। मोहल्ले वालों का कोई काम? तंग कर रहे हैं आप मुझे? पहले तो तुम यही करती थी। जब मेरे पास आने का वक्त होता था तो सारी दुनिया के काम याद आ जाते थे। अच्छा करती थी। अच्छा करती थी। यही फर्क था तुम में और हमीदा परवीन में। हमीदा परवीन आपके घर की नौकरानी नहीं बन सकती थी। नौकरानी अगर अच्छे कपड़े और जेवरात पहन ले तो मालकिन लगने लगती है। तारीफ करना चाह रहे हैं तो सही से करें ना। पिछले हफ्ते खत क्यों नहीं लिखा तुमने मुझे? हमीदा परवीन को कहना वो आपको खत लिखा करे। हमीदा परवीन तुमसे अच्छा खत नहीं लिख सकती। मेरी आज कैसर से मुलाकात हुई थी। कैसर से कहाँ तुम्हारी मुलाकात हो गई? मैं उसके घर गया था। घर? क्यों गए थे तुम उसके घर? कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी, मेरी बहन का ससुराल है। और उन्होंने तुम्हारी बहन को मैके में बिठा रखा है। उन्होंने मेरी बहन को मैके नहीं बिठाया, मेरी बहन खुद नाराज होकर मैके आई। क्या बात हुई कैसर से? बस अब्बू वो फजीलत के बारे में कुछ शिकायत कर रहा था। देखा, मुझे पहले ही पता था वो ऐसा ही कहेगा। बहरहाल वो फिर भी तैयार है कि फजीलत को अपने घर में बसा ले। तो फिर आकर ले क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो कहता है फजीलत खुद नाराज होके गई है तो खुद ही वापस आए। तो कैसर आकर ले जाए, वो क्यों नहीं ले जाता आकर मेरी बेटी को? अम्मी आपको याद है एक दफा दुरुशवार भी इस घर से नाराज होके गई थी और आपने मुझे कहा था उसको मनाने मत जाना, एक बार जाओगे तो बार बार जाना पड़ेगा मनाने के लिए। और वाकई
बिल्कुल ठीक कहा था आपने, क्योंकि ऐसा ही वो दोबारा नाराज होकर कभी नहीं गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि फजीलत दोबारा उस घर से नाराज होकर ना आए। ये तुम बहन का मुकाबला बीवी से क्यों कर रहे हो? मुकाबले की बात नहीं है अम्मी, बात असूल की है। मुझे अपनी बहन अपनी बीवी से ज्यादा अजीज है, लेकिन जो बात एक के लिए ठीक नहीं वो दूसरे के लिए कैसे ठीक हो सकती है? मैं तो कब से कह रहा हूं कि भेज दे फजीलत को, तो महीने से आकर बैठी हुई है। खानदान वाले सवाल कर रहे हैं। भाई अगर किसी आदमी के साथ नहीं रहना तो फिर और बात है, लेकिन अगर रिश्ता खत्म नहीं करना तो फिर झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। बहरहाल मुझे तो कैसर की सारी बातें ठीक ही लगी। ये आखिर उसके माँ बाप उसके साथ रहते हैं, अब उसकी बीवी का ही फर्ज है कि उनका ख्याल रखे। मेरी बेटी कोई नौकर नहीं है कि जाते ही सास ससुर की खिदमतें शुरू कर दे। ससुर बिस्तर पर बीमार पड़े और सास हर काम के लिए बहू को आवाजें दे रही है। कम से कम सास ससुर तो अपनी जिम्मेदारी बहू पर ना डालें। ठीक है ये बात कि हम लोग उनसे ज्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर के सारे नौकर हटाकर सारी जिम्मेदारी फजीलत के सर पर डाल दें। ऐसी भी गई गुजरी नहीं है मेरी बेटी। फिर भी वो कैसर की बीवी है और उसका फर्ज बनता है कि उसके घर का काम संभाले। भाई आखिर मैंने भी तो अपने सारे घर का काम अपनी बीवी पे ही छोड़ा हुआ है। ये बार बार अपनी बीवी की मिसालें क्यों दे रहे थे? क्योंकि दुरेशवार एक बड़े घर को छोड़ के छोटे घर में आई थी। उसके पास वहां नौकर चाकर सब कुछ था। अगर एक बड़े घर की लड़की छोटे घर में आके सब कुछ संभाल सकती है, तो एक छोटे घर की लड़की बड़े घर में जाके सब कुछ नहीं संभाल सकती? जैसे मुझे अपने माँ बाप से बहुत प्यार है, मुझे यकीन है कैसर को भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार है, और फजीलत का फर्ज बनता है कि वो उनका ख्याल रखे। अब अगर कल को शहवार अपनी जिम्मेदारियों से नाराज होकर अपने मैके जाके बैठ जाए, तो क्या मैं भी आप लोगों को छोड़ दूं? आप फजीलत से बात कीजिए, समझा देना उसको। हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि हमें बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं। इतनी प्यारी बच्ची, सीरत वाली, लेकिन हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। हमें इज्जत करने वाली बहू चाहिए थी, हमें मिल गई। बस यही तो खूबियाँ होनी चाहिए घर की बहुओं और बेटियों में। देखिए बहू कोई नौकरानी तो नहीं होती ना, जो इधर ब्याह के लाई और सारे घर की जिम्मेदारियां उस पे डाल दी। ना किसी ने हमारी बेटी के साथ ये किया और ना कभी हमने अपनी बहू के साथ। ये पूछ लेना, पास ही बैठी है। बिल्कुल होना भी इसी तरह चाहिए। देखिए ना, खिदमत करने के लिए तो नौकर चाकर मिल जाते, 300-400 रुपए के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते। किसी की बेटी को लाकर घर में नौकरानी बना के रखना कहाँ का इंसाफ है। हम तो ये समझते हैं जिसने अपनी बेटी दे दी उसने अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा आपकी पोस्टिंग आजकल का है? जी खारिया में। अच्छा खारिया, हम भी खारिया में रह चुके हैं, बहुत अच्छी जगह है। दोनों मियाँ बीवी आप खारिया कैंट में रहते होंगे? जी मैं खारिया में अकेला रहता हूँ मैस में, और दुरेशवार मेरे वालिदैन के साथ जेल में रहती है। अच्छा, आपकी शादी को तो 2 साल हो चुके हैं और सुना है आर्मी में 2-3 माह में घर भी मिल जाते हैं अगर कोई मसला ना हो तो। मंसूर को भी 1.5-2 महीने बाद ही घर मिल गया था। शुरू में वो शहवार ही जाना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं गई। फिर बाद में बच्चा हो गया, जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अब मंसूर की पोस्टिंग कहीं और होगी तो शहवार को साथ ले जाए। और दूसरी बात ये थी, शहवार की शादी के फौरन बाद इसकी नंद फजीलत की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन अब फजीलत ने सारा घर संभाला हुआ था, वो रुखसत हो जाती तो बड़ी गड़बड़ होनी थी। आपको पता है शादी वाले घर में तो हजारों काम वाम होते हैं, इसलिए बड़ा लाजमी था कि मंसूर की अम्मी का हाथ बटाने के लिए कोई और घर में मौजूद होता। ये किसको अंदर लिए चले आ रहे हैं? फोन वाला है। कैसा फोन? वो मंसूर ने भेजा है घर में फोन लगाने के लिए। मेरा ख्याल है पिछली मर्तबा आया था तो दरखास्त देकर गया था कहीं। दरखास्त देकर गया था और मुझे बताया भी नहीं उसने। अब आपको पता था क्या? नहीं भाई, मुझे भी नहीं पता था, पर अब फोन वाला आ गया है तो लगने दो। क्या जरूरत है फोन की? खामखा की फजूल खर्ची।
बहू, तुम्हें पता था कि मंसूर फोन की दरखास्त देकर गया? नहीं अम्मी, मुझे नहीं पता था। और वैसे भी आप जानती हैं कि मंसूर को फजूल खर्ची करने की आदत है। इस दफा आए तो आप खुद भी समझा दीजिएगा। अब्बा, फोन लग गया है हमारे घर पर। वाह मेरे बच्चे वाह, मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि मैं फोन उठाऊंगा तो दूसरी तरफ मेरी गुड़िया होगी। मुझे तो खुद पता नहीं था अब्बा, मंसूर ने सरप्राइज दिया है। कितना अच्छा हो गया। अब सिर्फ मुझसे ही नहीं, मंसूर से भी हर दूसरे तीसरे दिन बात करेगी मेरी बच्ची। लेकिन अब्बा, आप खत लिखना ना छोड़िएगा। और तुम जवाब देना मत छोड़ना। कभी नहीं छोड़ूंगी अब्बा। आपका एक खत मैं 100 बार पढ़ती हूँ। और मैं तुम्हारा हर खत 1000 बार पढ़ता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी अम्मा से तुम्हारी बात कराता हूँ। जी अब्बा। शैला, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। मेरी कराची पोस्टिंग हो गई है और मुझे घर भी मिल गया है। घर किस लिए? मैं चाहता हूँ मतीन और शहवार अब मेरे साथ रहें। अकेले रहने में बहुत मुश्किल हो गई है। इस सिलसिले में आपकी इजाजत चाहिए थी मुझे। लेकिन बेटा, बल्कि आप लोग चाहें तो आप लोग भी साथ आ सकते हैं। अब मैं मेस में नहीं, घर में रहना चाहता हूँ। और फिर मतीन भी अभी छोटा है, उसको मेरी तवज्जो की जरूरत है। मैं चाहता हूँ जिस तरह आप दोनों ने मेरी तरबियत की है, मैं भी बिल्कुल उसी तरह उसकी तरबियत करूँ। और इसके लिए जरूरी है कि मैं शुरू से उसके साथ रहूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। घर तो बिल्कुल सूना हो जाएगा। शहवार और मतीन के बगैर। अब्बा, मुझे लगता है मैंने ये इम्तिहान डिस्टिंक्शन से पास कर लिया। मैंने आपका सर नीचे नहीं होने दिया। और अब्बा, आप ठीक कहते थे, वक्त बदलता है और वक्त बदल जाता है।